नमस्कार, बदलेगा देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वनिता। पिछले एपिसोड में हमने आपको हरियाणा के बजट और यहां की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे हरियाणा और देश की चरमराती व्यवस्था की। कैसे देश और प्रदेश को बर्बादी से बचाया जाए, आखिर लोगों के सामने विकल्प क्या है। आज हमारा देश गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। रोज नए स्कैम सामने आ रहे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार फैला है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। औरतों और दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में हुए दामिनी बलात्कार केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आतंकवाद और नक्सलवाद आज देश के लिए बड़ी चुनौती हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी सरकारें फेल हो रही हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है कि देश और प्रदेश की सरकारें देश को सुशासन नहीं दे पाई हैं। व्यवस्था है वो बहुत लचर हो चुकी है, बहुत कमज़ोर हो चुकी है ना, और कानून को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है ना। मेन चीज़ जो लॉ एंड कानून की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाली जो एजेंसी है उसमें खुद ही करप्शन है ना। अगर देखा जाए हमारी व्यवस्था के अंदर, चाहे वो लेजिस्लेशन है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है और चाहे जुडिशरी है, सबके अंदर करप्शन आ चुकी है। सरकार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। लोगों का गरीबी से बुरा हाल होता जा रहा है। नौकरियां, नवियों को नौकरियां नहीं मिल पा रही। आज हमारे देश में हम किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, चाहे बिजली, पानी, सड़कें, न्यायिक प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र, कोई भी आप क्षेत्र ले लीजिए, कहीं भी ठीक नहीं चल रहा है और आम जनता इसको भुगत रही है। चाहे आज जो सरकार है उसमें आपस में गुटबाजी हो रही है, चाहे आपस में आज केवल राजनीति, वोट बैंक की राजनीति रह गई है। किस तरह से वोट लेना है, किस तरह से जीतना है, इसके अलावा आम जनता की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते। मैं ये समझती हूँ कि हर तरफ से हर क्षेत्र हमारा बहुत पीछे जा रहा है। सरकार का सबसे बड़ा काम है सुशासन देना। सुशासन का मतलब स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त, सक्रिय प्रशासन। कानून का शासन और तंत्र बिना भेदभाव के काम करे और नीतियों को लागू करे। सत्ता में बैठे लोग अपना स्वार्थ पूरा करने में असमर्थ हो, यानी सब कुछ बहुत निष्पक्ष, न्यायोचित और पारदर्शी तरीके से हो, किसी को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। पर क्या ऐसा है? आइए देखते हैं। लोकतंत्र में सुशासन की पहली जिम्मेदारी राजनेताओं की होती है। अगर नेता ईमानदार, कर्मठ और लोगों के हित में काम करने वाला है तो उसके मातहत काम करने वाले अफसर भी ठीक हो जाते हैं। पर हमारे यहाँ तो नेता ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। केंद्र से लेकर राज्यों तक में शायद ही कोई ऐसी सरकार हो जिसके दामन पर भ्रष्टाचार के दाग न लगे हों। आज के परिवेश में अगर हम देखें तो चाहे वो जमीन के रूप में घोटाला हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर के रूप में घोटाला हो, चाहे वो खेल के मामले में घोटाला हो, मतलब आप देखिए चाहे वो फ़ोन के मामले में घोटाला हो, तो एक इस तरह का वातावरण इस देश के अंदर व्याप्त हो चुका है। मैं समझता हूँ कि मेरे शब्दों में मेरा व्यक्तिगत आंकलन है कि जिन लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलवाई, आज अगर वो ऊपर से देख रहे होंगे तो मैं समझता हूँ कि उनको कितनी पीड़ा हो रही होगी और वो सोच रहे होंगे कि हमने इस देश को आज़ाद क्यों कराया। आज जो मानसिकता राजनेताओं की बन चुकी है वो हमारे उस दौर की मानसिकता है जब एक साम्राज्य का आधिपत्य होता था। आज राजनेता जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में नहीं आते हैं। आज राजनेता जनता के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए आते हैं। नेता आते जाते रहते हैं लेकिन अफसर बने रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि देश को अफसर ही चलाते हैं। लेकिन इस देश की अफसरशाही भी नेताओं की तरह ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ऐसे बहुत तेरे अफसर हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। कई वरिष्ठ आईएएस अफसरों को जेल की हवा खानी पड़ी है। यहाँ तक कि हमारे पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एक रक्षा सौदे में हुए भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। उन पर दलाली खाने के आरोप हैं।
जांच चल रही है। जो आप एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हो, कार्यपालिका की बात कर रहे हो, अल्टीमेटली वो किसको जवाब दे रहे हैं? वो भी विधायक पालिका को दे रहे हैं, वो भी लेजिस्लेचर को ही जवाब दे रहे हैं। तो जब अगर लेजिस्लेचर थोड़ा सा कठोर कदम उठाए, थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करे, तो एग्जीक्यूटिव में ज़रूरी नहीं है कि करप्शन रहेगा ही रहेगा। जो नेता खुद ईमानदार होंगे और खुद जो भविष्य की सोच अच्छी रखने वाले होंगे, वही ईमानदार और प्रभावशाली सुशासन जनता को दे सकते हैं। हरियाणा में भी कई नेताओं और अफसरों पर घोटाले के आरोप लगे हैं। टीचर्स की भर्ती में हुई धांधली के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को तो कोर्ट ने जेल तक भेज दिया है। हरियाणा के कई अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। जब एक नेता अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके एमएलए या एमपी बनता है तो उसका सबसे पहले ध्येय होता है कि जो पैसा उसने खर्च करा है उसको कवर अप किया जाए, और इस कवर अप करने के लिए वो सरकारी नौकरियां हैं उनको बेचता है, उनकी बोली लगाई जाती है, जो कि भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख और जीता जागता उदाहरण है। आखिर इस भ्रष्टाचार से पीछा कैसे छूटे? कैसे देश और प्रदेश में सुशासन कायम हो? देश में भ्रष्टाचार खत्म करने और सुशासन की स्थापना के लिए लोकपाल बिल लाने की बात समाज सेवी अन्ना हजारे और कुछ दूसरे लोगों ने उठाई। उसके लिए उन्हें आंदोलन तक करना पड़ा। सरकार ने जन लोकपाल लाने का वादा करके उनका आंदोलन खत्म कराया, पर आखिर में वो जन लोकपाल नहीं लाई। वो लाई भी तो अपने ढंग का लोकपाल, जिससे न भ्रष्टाचार मिट सकता है और न ही सुशासन आ सकता है। चिंता की बात ये है कि जन लोकपाल के खिलाफ केंद्र में सत्ताधारी सिर्फ कांग्रेस और यूपीए ही नहीं है, बल्कि प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां भी हैं। देश और प्रदेश के आम लोग भ्रष्टाचार खत्म करने और सुशासन लाने के पक्ष में हैं। उनकी उम्मीदों को देखते हुए हरियाणा में एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया है। पार्टी का नाम है समस्त भारतीय पार्टी। इसके अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल हैं। पार्टी का मानना है कि आजादी के बाद से यहाँ के राजनीतिक नेताओं ने देश और प्रदेश को लूटा है। समस्त भारतीय पार्टी का उद्देश्य है कि देश व प्रदेशों के अंदर सुशासन लाना, और अगर सुशासन आता है उससे क्या होगा? उससे हमारे गांव, कस्बे, शहर, जिले, राज्य, उनका विकास होगा, सुव्यवस्थित होंगे। हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को उनका हक मिलेगा, जनता की रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान होगा और आर्थिक विकास होगा। हरियाणा से शुरुआत करने के बाद समस्त भारतीय पार्टी अब एक राष्ट्रीय विकल्प देने के लिए भी काम कर रही है। 2009 में समस्त भारतीय पार्टी चुनाव आयोग में पंजीकृत हुई और काम की शुरुआत हरियाणा से की गई। इस थोड़े से वक्फे में ये पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में अपनी पैठ बनाने में सफल रही है। पार्टी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि पूरे देश में पार्टी को मजबूत बनाने में अभी वक्त लगेगा। इसलिए पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर छोटी छोटी समान विचार वाली पार्टियों को मिलाकर एक गठबंधन बनाने की पहल की है। पार्टी की पहल पर नवंबर 2012 में 6 पार्टियों ने मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर एक फ्रंट बनाने का फैसला किया है। नाम रखा गया इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट। अब तक इस फ्रंट में 13 क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। जल्दी ही कई और क्षेत्रीय पार्टियां इस फ्रंट में शामिल हो सकती हैं। हम लोगों ने काम शुरू किया हरियाणा से सबसे पहले, और हम लोग यही चाहते थे जिस तरह से हम लोग एक अच्छा शासन इस जनता को देना चाहते हैं, एक अच्छी सोच जनता को देना चाहते हैं, एक अच्छी सरकार जनता को देना चाहते हैं, ऐसे हमारे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारे जैसी और भी कई पार्टियाँ काम कर रही हैं, लेकिन क्योंकि ये मजबूत नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का साथ नहीं है, इसलिए वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। ये सोच के कि हम सब अगर एक बैनर के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे हम लोग इकट्ठे हो जाएं और सभी एक दूसरे का सहयोग करके चुनावों में और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ के, क्योंकि कहते हैं कि मुट्ठी एक दफ़ा बन जाती है तो विजयी होने में देर नहीं लगती, तो हम इस वजह से हमने एक डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया है जिसका नाम इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट रखा गया। और आज इसमें हमारे देश की कई जानी मानी ऐसी पार्टियां हैं जो संघर्ष के दौर पर निकल रही हैं। हम सब ने ऐसे नीतियां, ऐसे नियम बनाए हैं कि सब एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ेंगे, इस देश को, इस जनता को एक अच्छा प्रशासन देंगे। इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट अगर हम की बात करें जो हमने बनाया है,
ये एक कंसोर्शियम है, गठबंधन नहीं है, अलायंस नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंसोर्शियम एंड अलायंस। डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है कि हमने इसमें लाइक माइंडेड न्यू पॉलिटिकल पार्टीज को हमने आमंत्रित किया है, जिनका पहले से किसी प्रकार का कहीं पर भी कोई ये नहीं कह सकता कि इन पे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क हो, प्रश्न चिन्ह हो। ये छोटे दल हैं जो हमारी ही तरह, समस्त भारतीय पार्टी की तरह देश के विभिन्न राज्यों में अपनी तरह से संघर्ष कर रहे हैं बदलाव के लिए। अब क्योंकि देश इतना विशाल है और हमें जानते हैं कि राजनीति करना कोई आसान नहीं है, तो इसलिए हमने इन सभी नई पार्टियों को एक कंसोर्शियम में हम लेके आए हैं, जहां हमारी विचार बिल्कुल सहमत हैं कि हम एक अच्छी राजनीति, स्वच्छ राजनीति देश को देना चाहते हैं। और इस कंसोर्शियम के तहत हमारा जो एक लक्ष्य रहेगा वो ये रहेगा कि एक यूनिफाइड पार्टी हम नेशनल इलेक्शंस में दें। इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट का मूल मकसद भ्रष्टाचार मिटाना और देश व प्रदेश में सुशासन लाना है। इसमें कोई भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी शामिल हो सकते हैं। फ्रंट में शामिल होने वाले व्यक्तियों, संगठनों और पार्टियों को काफी आजादी दी गई है। वे अपनी अस्मिता बरकरार रखते हुए फ्रंट में काम कर सकती हैं। लेकिन फ्रंट यूपीए या एनडीए की तरह चुनावी गठजोड़ के लिए बनाया गया सिर्फ पार्टियों का गठबंधन भर नहीं है। इस फ्रंट में शामिल दल अपने अपने प्रदेशों में अपनी पहचान बनाए रखते हुए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन केंद्र के चुनाव में सभी फ्रंट के तहत चुनाव लड़ेंगे। क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर जो ये फ्रंट बनाया है, यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टी हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने अपने बैनर के नीचे काम करेंगी, लेकिन नेशनल लेवल पे हम एक बैनर के नीचे काम करेंगे। मतलब कि आप पूरे देश के अंदर हम चुनाव एक बैनर से लड़ेंगे, ना कि अलग अलग पार्टियों से लड़ेंगे। और उसकी जिम्मेदारी, जो बैनर एक होगा लेकिन जिम्मेदारी उस क्षेत्रीय पार्टी की होगी कि क्योंकि वो डेमोक्रेटिक फ्रंट का हिस्सा है। इस तरीके से ये बिल्कुल अलग है। और जो खींचातानी सरकार बनने के बाद आती है, वो इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट के माध्यम से वो खींचातानी जो है वो पैदा नहीं होगी। दिसंबर 2012 तक 1367 राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग के सामने अपना पंजीकरण कराया। इनमें से 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है, जबकि 53 राज्य स्तर की पार्टियां हैं। लेकिन इन पार्टियों में ऐसी बहुत कम ही पार्टियां हैं जो देश और प्रदेशों को सुशासन की ओर ले जाने की पहल कर रही हैं। ऐसा क्यों है, ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद इस गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश अग्रवाल। ब्रेक के बाद बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश अग्रवाल। सुदेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सुदेश जी, भारत में भ्रष्टाचार कुछ ज्यादा ही है, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है और क्या इससे भी बड़ी कोई समस्या है हमारे देश में? भ्रष्टाचार देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो है वो बढ़ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है जी। और हैरानी की बात तो तब होती है कि जब इसे जनता स्वीकारने भी लग गई है। मतलब कि इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता है आज। मतलब कि थोड़ी आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन मतलब कि मानसिक तौर पे उन्होंने मान लिया कि भी इसका कोई इलाज नहीं है, तो भ्रष्टाचार तो होना है, हो रहा है। और कई जगह पे तो हमें इसका सुना है कि इसको सुविधा शुल्क के नाम से भी जाना जाता है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कारण है, ये आपने पूछा कि भी इसके क्या वजह है, क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि राजनेताओं और अफसरशाही की जो नीयत है, जो वहाँ से जो भ्रष्टाचार शुरू होता है, उनकी खराब नीयत, और वो जो भ्रष्टाचार करते हैं वो इसको एक लीड रोल जो है वो प्रदान करता है। हमारी कर प्रणाली जो है वो भी बड़ी पेचीदा है। उससे क्या है कि एक भ्रष्टाचार का रूम पैदा होता है। हमारे जो कानून हैं, जो कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून हैं, वो बहुत लचीले हैं और किसी को कानून का डर भी नहीं रहा है। डेटरेंस स्ट्रक्चर जो है हमारा, वो भी फेल हो चुका है। हमारी आमदनी के अंदर और जो खर्चे हैं उनके अंदर जो तालमेल है वो भी बिगड़ा हुआ है। उससे क्या है कि भ्रष्टाचार की तरफ प्रलोभन जाता है कि हम भ्रष्टाचार करें। तो ये जो कारण है, इससे भ्रष्टाचार जो है पूरे देश के अंदर पनपता चला गया और भ्रष्टाचार देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। जो आपने दूसरा सवाल किया है कि क्या भ्रष्टाचार से भी कोई अलग समस्या या उससे भी बड़ी कोई समस्या हमारे देश के अंदर है, मैं कहता हूँ बिल्कुल है। क्योंकि आज जो हमारा चरित्र जो है वो उसके अंदर गिरावट आई है। अगर चरित्र का जो निर्माण है, अगर वो सही हो जाए, जिससे कि भ्रष्टाचार पैदा हुआ है, तो भ्रष्टाचार अपने आप कम होता चला जाएगा या खत्म होता चला जाएगा।
सुधीर जी, हरियाणा में टीचर्स की भर्ती में धांधली के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया और देश में ऐसे बहुत कम राज्य हैं जहां के पूर्व मुख्यमंत्री जेल भेजे गए हों। तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा में पूरे देश के बाकी राज्यों से ज़्यादा भ्रष्टाचार है? देखिए कि भ्रष्टाचार तो आज देश के कोने कोने में है, कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा में शायद कुछ ज़्यादा ही है। और यहाँ पर जो शुरुआत की है भ्रष्टाचार की, यहाँ मुख्यमंत्रियों ने शुरुआत की है और हरियाणा की जनता जानती है कि चौधरी भजन लाल जी जो हैं हरियाणा में भ्रष्टाचार के जन्मदाता हैं। वो ये कहते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये जनता कहती है। और उसके बाद ये कार्यक्रम चलता रहा। अब बात कीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की, जिनको जेल भेज दिया गया, उनके साथ उनके बेटे को भी 10 साल की सज़ा दे दी गई और उनके साथ 49 लोग और भी हैं जिनको कि जेबीटी घोटाला के जो है के अंदर जो उनको जेल भेजा गया है। उनका ये कहना है, उनकी पार्टी लोकदल का ये कहना है कि भाई ये कांग्रेस सरकार ने जो है उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा है। और उनकी पार्टी के लोग जब जनता के बीच में जाते हैं वो ये कहते हैं कि भी 3205 लोगों के जेबीटी टीचर का उनका मतलब है कि अगर चूल्हे जला दिए तो क्या गलत किया। हमारा ये मानना है, हम ये कहते हैं कि चूल्हे जलाने में उन्होंने कोई गलती नहीं की। अगर गलती की है तो गलती किया है कि उन्होंने गलत घरों के चूल्हे जला दिए, भ्रष्टाचार करके उन्होंने चूल्हे जला दिए, इसलिए उनको सजा मिली है। सुधीर जी, आपके हिसाब से सुशासन क्या है, क्या अवधारणा है इसकी? चाहे कोई भी तंत्र हो, चाहे लोकतंत्र है या और कोई भी सिस्टम जो है, कम्युनिस्ट सिस्टम है या कोई भी सिस्टम ले लीजिए, और उसके अंदर सुशासन की जो परिभाषा है, सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस इंग्लिश में अगर हम इसको कहें, तो उसकी परिभाषा यही है कि जहाँ पर प्रबंधन जो है सुचारू और सक्रिय रूप से चले, जहाँ पर कानून का राज हो, जहाँ पर स्वच्छ व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो, न्यायिक तंत्र जो है वो जल्द व निष्पक्ष जो है न्याय करे, जहाँ पर सरकार जनता की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाए, जहाँ पर सरकार जो है वो जनता की समस्याओं की सुनवाई करे और उनका समाधान करे। सरकार आर्थिक विकास के लिए, लोगों के आर्थिक विकास के लिए काम करे, सामाजिक न्याय के लिए काम करे, सरकार में बैठे लोग निष्ठा और ईमानदारी से काम करें, गरीबों के आर्थिक विकास के लिए जो है वो काम किया जाना चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें होती हैं तो हम ये कहेंगे कि ये जो सुशासन जो है वो हो रहा है। और ये कोई हम राम राज्य की बातें नहीं कर रहे हैं कि भाई ये बहुत करना बहुत मुश्किल है। ये हो सकता है अगर राजनेताओं की इच्छा शक्ति हो कि ये हमें करना है। ये सभी बातें जो मैंने कही हैं ये सभी पूरी की जा सकती हैं। जी, तो ये तो हुई सुशासन की बात, लेकिन देश प्रदेश में सुशासन कैसे लाया जा सकता है इस बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए बदलेगा देश प्रदेश। ब्रेक के बाद बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुधीर जी, भ्रष्टाचार खत्म होने से क्या सुशासन देश में आ जाएगा, आपको क्या लगता है? सुशासन का विपरीत जो अक्षर है वो है कुशासन। और कुशासन मतलब कि कुशासन में सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं होता है, उसमें और भी बहुत सी अनियमितताएं होती हैं जिससे वो कुशासन बनता है। और वहाँ पे अक्षमता होती है, स्वार्थी लोग होते हैं, जो शीर्ष पे लोग बैठे होते हैं वो निष्पक्ष काम नहीं करते हैं। तो ये बहुत सी बुराइयां जो है कुशासन के अंदर आती हैं। और अगर हमें सुशासन, भ्रष्टाचार को सिर्फ खत्म कर दिया, हम सोचें कि सुशासन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर हमें सुशासन लाना है, जो मैंने पहले 10 पॉइंट या 8 से 9 पॉइंट बताए थे, अगर वो सभी चीज़ें आएंगी तभी जो है वो सुशासन आएगा। भ्रष्टाचार तो सुशासन की सिर्फ एक इकाई है, उसको खत्म करना या कम करना बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं उनको भी हमें जो है देखना पड़ेगा, तभी सुशासन आएगा। तो आपको क्या लगता है कि सुशासन लाने के लिए कोई नया संगठन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? सुशासन लाने के लिए नए संगठनों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि 65 साल की जो आज़ादी हुई है हमारी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, जो राजनीतिक दल जिन्होंने कि चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हैं चाहे वो प्रदेश स्तर के हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी बनी कि आप सुशासन लाइए। सरकार का सबसे बड़ा काम क्या है? उनका काम यही है कि सरकार जो है सुचारू रूप से चले और सुशासन जो है वो दे। लेकिन 65 साल में आज ये नहीं हो पाया है। जिन्होंने भी सरकारें बनाई हैं, आज हमारी जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो इसलिए चर्चा करें कि वो नहीं हो पाया है। अगर वो लोग 65 साल में नहीं कर पाए हैं तो जाहिर सी बात है कि नए संगठनों का बनना बहुत ज़रूरी बात है, और बन भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं। और लेकिन ये
मतलब कि उन संगठनों को एक संघर्ष जो है जो करना पड़ रहा है वो इतना ज़्यादा है कि वो कब जाकर अपने आप में अपना रंग दिखाएंगे ये समय ही बताएगा, और जनता उनको कितना समर्थन देती है उसके ऊपर भी ये जो है निर्भर करता है। जो देश की जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो आज विचलित है। वो आज जो कुरीतियाँ जो हैं हमारे इस देश के अंदर पैदा हो गई हैं, भ्रष्टाचार है, काला धन है, मतलब कुशासन है, या जितनी भी बुराइयां जो पैदा हो, कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, न्याय समय पर नहीं मिलता, वो इससे बहुत दुखी है। युवा चाहता है कि या तो पुरानी पार्टियां सुधर जाएं, नहीं तो नई पार्टियां जो हैं उनको मौका मिलेगा, उनसे जो है ये परिवर्तन जो है वो आएगा। सुदेश जी, भ्रष्टाचार मिटाने और सुशासन लाने के लिए समस्त भारतीय पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग क्या करेगी? सुशासन के लिए जरूरी है कि हम सत्ता में बैठें। जब तक सत्ता में नहीं बैठेंगे तो कैसे बात बनेगी, कैसे सुशासन में लाएंगे? उसके लिए सबसे पहले तो हम अपने विचार जो है जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता का समर्थन मांगेंगे, क्योंकि जनता के समर्थन के बगैर हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोकतंत्र प्रणाली के अंदर हैं। अगर जनता हमारे विचारों से सहमत होकर हमें वहाँ पर पहुँचाती है या हमसे वो काम करने का मौका देती है जिसके कि हम विचार को हम फैला रहे हैं, तो हम ये कार्य करके दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि सरकार अगर हम चुनकर जाते हैं तो एक स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त और कुशल लोगों का मंत्रिमंडल बनाएंगे। क्योंकि अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त, कुशल और स्वच्छ लोग जो है मंत्रिमंडल में बैठेंगे, अगर शीर्ष जो है वो सही हो जाता है तो सुशासन की शुरुआत हो जाती है। उससे क्या होगा कि हमारे जो अफसरशाही है वो सही होगी, अफसरशाही सही होगी तो उसके नीचे के लोग सही होंगे। हम चरित्र निर्माण के ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा जोर देंगे, जिससे क्या है कि हमारी जो और भी जो बुराइयां हैं वो भी दूर की जा सके। हम सिटीजन चार्टर को जो है उसको लागू करेंगे। हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही है, उस सिस्टम को हम लागू करेंगे। हमारी डायरेक्टिव पॉलिसी जो होंगी वो सुशासन की ओर होंगी। और जो मैंने पहले कहा था कि सुशासन की क्या अवधारणा है, जितनी भी वो पॉइंट्स हैं, जैसे कि कानून का राज होना और न्यायिक प्रणाली हमारी ठीक होना, या गरीबों की उनके आर्थिक विकास की बात होना, हम इन सब को ठीक करेंगे। तो समस्त भारतीय पार्टी सुशासन के लिए वचनबद्ध है और ये सपने नहीं हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इनको पूरा किया जा सकता है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की और राजनीतिक सोच की। सुदेश जी, क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया है, आप उसके कन्वीनर हैं, समस्त भारतीय पार्टी भी उसका एक हिस्सा है। आपको क्या लगता है कि ये फ्रंट और समस्त भारतीय पार्टी हरियाणा में सुशासन ला पाएगी, भ्रष्टाचार मिटा पाएगी? क्या कार्य योजना है? इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, मैं उसके बारे में, क्योंकि ये स्थापित क्यों किया गया उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा जी। कि देखिए कि आज पूरे देश में एक ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है, चाहे कांग्रेस पार्टी ले लिए, चाहे भाजपा ले लिए, जो देश की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, वो भी पूरे देश के अंदर कार्य नहीं कर सकती हैं। और क्षेत्रीय पार्टियों का ज़्यादा बोलबाला हो गया है। क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियां दोनों ने मिलकर ही जो सुशासन देना चाहिए था वो नहीं दिया। तो इसलिए आज हम एक क्षेत्रीय पार्टियां तो समस्त भारतीय पार्टी हरियाणा में काम कर रही है, हिमाचल लोकहित पार्टी हिमाचल में काम कर रही है, ऐसे उत्तराखंड में काम कर रही है, महाराष्ट्र में काम कर रही है, कर्नाटक में काम कर रही है। ये क्षेत्रीय दल बहुत से पनप गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ा संगठन को खड़ा करना बहुत जरूरी बात थी। तो हमने कहा कि हम सब मिलके स्टेट के अंदर हम अपनी आइडेंटिटी से काम करेंगे, और लेकिन नेशनल लेवल पे हम मिलजुल कर काम करेंगे, और चुनाव भी हम इकट्ठे एक बैनर के नीचे लड़ेंगे, और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और इस विचारधारा से इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो है वो गठन किया गया। 2014 का तो मैं नहीं कह सकता, जो कि लोकसभा के चुनाव हैं, लेकिन 2019 तक ये इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट पूरे देश की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो काम कर रही हैं, जो अच्छा काम करनी चाहती हैं, बहुत सी पार्टियां हैं जो अच्छा काम करना चाहती हैं, हम उनको सभी को इकट्ठा करेंगे। आप देखेंगे कि हम एक पार्टी के नीचे पूरे देश के अंदर 2019 के अंदर जरूर चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए हमने जो है इस इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो है हिस्सा बने हैं। समस्त भारतीय पार्टी उसका हिस्सा है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार की आपने बात की है कि भ्रष्टाचार हरियाणा से मिटाया जा सकता है, वो तो हम ही मिटा देंगे। उसको इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट की जरूरत नहीं है, वो समस्त भारतीय पार्टी ही, अगर जनता मौका देती है, हम ही उसे मिटा देंगे। जी सुदेश जी, हम भी चाहेंगे कि ये भ्रष्टाचार जल्द से जल्द मिटे, आप इस मकसद में कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए। देखिए, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि ये हमारा आखिरी एपिसोड है जी, 26वां एपिसोड है, और इस एपिसोड के माध्यम से हमने सभी विषयों के ऊपर अपने विचार रखे, समस्त भारतीय पार्टी के विचार रखे। जो
इन एपिसोड्स को देख रहे हैं, जो जनता देख रही है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप इन विचारों से सहमत हैं तो आप समस्त भारतीय पार्टी का समर्थन कीजिए, मतदान कीजिए, उन्हें जिताइए, उनके नुमाइंदों को जिताकर भेजिए, तभी हम अपने मिशन के अंदर कामयाब हो सकते हैं। हम आपके सहयोग के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद जी। आज देश बदलाव मांग रहा है और ये बदलाव तभी होगा जब देश और प्रदेश की बागडोर अच्छे लोगों के हाथों में होगी। परिवर्तन की इस मुहिम में समस्त भारतीय पार्टी आपके साथ खड़ी है। राजनीति से देश चलता है, राजनीति से प्रदेश चलता है, राजनीति से सभी व्यवस्थाएं बनती हैं। राजनीति सही तो सब कुछ सही, राजनीति गलत तो सब कुछ गलत। आज राजनीति पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने जो स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी व अकुशल हैं। समस्त भारतीय पार्टी का मानना है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति पर काबिज नहीं होंगे तब तक हमें बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कब्जा अच्छे लोगों के हाथ में देना लोकतंत्र में ये जनता की जिम्मेदारी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है समस्त भारतीय पार्टी, W6/5 DLF Phase 3 गुड़गांव, 122-002 हरियाणा। टेलीफोन नंबर 0124-406-4659। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं on info@sbparty.org और हमारी वेबसाइट है www.sbparty.org। बदलेगा देश प्रदेश कार्यक्रम का ये 26वां और आखिरी एपिसोड था। इन 26 एपिसोड्स में हमने आपको देश और खासकर हरियाणा की समस्याओं और उन्हें दूर करने के उपायों के बारे में बताया। हमने आपको ये भी बताया कि आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक अच्छे राजनीतिक विकल्प की जरूरत है और एक मजबूत विकल्प के रूप में समस्त भारतीय पार्टी और इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट आपके सामने है। तो आइए देश में सही विकास और सुशासन लाने की इस मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। नमस्कार। इस एपिसोड को आप समस्त भारतीय पार्टी की वेबसाइट और YouTube पर भी देख सकते हैं।